नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल को पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग महाजनपद को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा याद हो तो उत्तर वैदिक काल में हमने कुछ राजनीतिक इकाइयों की चर्चा किया था। उसके अंतर्गत हमने आपको जनपद के बारे में बताया था। उसी जनपद का बृहत्तम रूप, बढ़ा हुआ रूप या बड़ा रूप महाजनपद है, जो उस समय के राज्यों के जैसा था या उस समय का राज्य था जिसका नाम महाजनपद रखा गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई परिवर्तनकारी घटनाएं घटी, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो शहरों का विकास हुआ, लोहे का उपयोग हम लोग करने लगे, जिससे हमारा जीवन आसान हुआ। इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों में जागरूकता भी देखी गई और यहां से एक शासन प्रशासन के रूप में महाजनपद इकाइयों के रूप में हमारे सामने आया। अगर हम बात करें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के नाम से 16 राज्यों का उदय हुआ, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ या जैन साहित्य भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं तो पाणिनि, जो एक प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने टोटल 22 प्रकार के या 22 महाजनपद की चर्चा की थी। 22 महाजनपद की चर्चा की थी, लेकिन अभी आप प्रारंभिक इतिहास में देखेंगे तो आपको 16 महाजनपद का चर्चा मिलेगा। और यह 16 महाजनपद जिसका चर्चा अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें महाजनपदों का नाम अलग अलग दिया गया है, लेकिन यहाँ जिन 2 ग्रंथों का चर्चा हमने किया है उसमें अधिकतर इसी ढंग से महाजनपदों का नाम दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो यह महाजनपद जो हुआ करता था, यह राजतंत्रात्मक था। और दूसरा संघ, गण संघ कहिए या गणतंत्र कहिए, इस प्रकार का था। हम देखते हैं कि ये महाजनपद में राजा हुआ करते थे। राजा की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे और कुछ गण संघ था या गणतंत्र था। यहाँ हमारा गण संघ से मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह एक राज्य पर राज करता था। उस समूह में जितने लोग होते थे वे सभी राजा कहलाते थे। तो इस महाजनपद में हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देख रहे हैं कि एक राजतंत्रात्मक था, दूसरा गणतंत्र था या गण संघ था। तो राजतंत्रात्मक में राजा होता था और राजा की सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे, जबकि गण संघ में कुछ लोगों का समूह होता था जो सामूहिक रूप से राज करता था और वे सामूहिक रूप से राजा ही हुआ करते थे। वैसी व्यवस्था, जो गण संघ वाली व्यवस्था थी, वह 2 महाजनपदों में देखा जाता था। एक था बज्जी संघ एवं दूसरा था मल। यानी 16 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं समझेंगे,
जो कुछ लोगों का समूह होता था जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, उस प्रकार का व्यवस्था बज्जी संघ में था और मल में था। बाद बाकी जो हमारे 14 महाजनपद थे वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 316 महाजनपदों में हम लोग देखते हैं कि महाजनपद के नाम क्या है, उसकी राजधानी क्या है। अब वर्तमान में वह जगह वर्तमान भारत में कहाँ स्थित था इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम राजतंत्रात्मक वहाँ व्यवस्था था या गण संघ व्यवस्था था या गणतंत्र व्यवस्था था, उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ताइए हम लोग देखते हैं पहला महाजनपद। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई सीरीज नहीं है, सीरियल वाइज नहीं है, इसको मैंने कहीं से भी रखा है या किसी भी ढंग से सीरीज के रूप में हमने इसे नहीं रखा है। लेकिन चूंकि हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और खास करके बीपीएससी को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, तो हम बिहार से संबंधित क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि अगर वहाँ से सवाल आवे तो हमारा सवाल मिस ना हो। तो मैं आपको बताऊं कि अंग की राजधानी चंपा था। अंग की राजधानी चंपा थी जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र या वर्तमान भागलपुर मुंगेर के कुछ क्षेत्रों में बसा था। यह क्षेत्र हमारा बिहार में पड़ता है। थोड़ा सा दोस्तों देख लेंगे यहाँ पे। एक हो गया हमारा यहाँ अंग जिसकी राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर मुंगेर में अवस्थित था। दूसरा बिहार से संबंधित हमारा है बज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली या मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के क्षेत्रों में था। उसके बाद 16वां हम लोग देखते हैं मगध जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र हुई है और यह वर्तमान गया और पटना के पटना जिला के क्षेत्रों से संबंधित था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंग की राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का कुछ एरिया था। दूसरा हम लोग देख रहे हैं बज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह वर्तमान मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के कुछ क्षेत्रों से संबंधित था। उसके बाद अगर हम मगध को देखें जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान गया और पटना के कुछ क्षेत्रों से बना हुआ था। उसी ढंग से हम देखते हैं मल की राजधानी एक पावा है, दूसरा कुशीनारा है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मल की 2 इकाइयां थी, एक इकाई का राजधानी पावा जबकि दूसरी इकाई का राजधानी कुशीनारा था जो वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगर हम वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है, यह फैजाबाद में है। काशी की राजधानी वाराणसी है, यह उत्तर प्रदेश में है। अस्मत की राजधानी पोटल है जो एकमात्र दक्षिण भारत का क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण भारत का है, उसके बाद कंबोज जिसकी राजधानी हाटक है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गांधार जो जिसकी राजधानी तक्षशिला है, यह पाकिस्तान से संबंधित है। दोस्तों सवाल 1-2 जगह देखा गया है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है, तो वह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर है, वह भी राजस्थान में स्थित है। पांचाल जिसका अब यहाँ पर देखेंगे, पुनः एक बार हम लोग देखते हैं। जिस ढंग से हम लोगों ने देखा कि मल की 2 इकाइयां थी, ये बज्जी संघ की 2 इकाइयां थी, मल की 2 इकाइयां थी जिसकी राजधानी एक का पाबा और दूसरी इकाई का कुशीनारा था। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं पांचाल, यह भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र था जबकि दक्षिणी पांचाल का राजधानी काम्पिल्य था। उसके बाद हम देखते हैं कुरु इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली से संबंधित है। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद हम लोग मगध देखते हैं जिसके बारे में चर्चा हमने आपसे कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं
कि सर्वाधिक महाजनपद जो है, सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से आता है। यहाँ सवाल बनता है, हालांकि सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं, यहाँ पर सवाल बनता है कि सर्वाधिक महाजनपद वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से आता है, तो वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आता है। अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो वर्तमान बिहार से प्राचीन समय में 3 महाजनपद बने थे, जिसमें अंग, बज्जी संघ एवं मगध था। उसके बाद हम देखें तो दक्षिण भारत से मात्र एक महाजनपद था। अगर हम विदेशों की बात करें तो पाकिस्तान, गांधार, जो एक पाकिस्तान से संबंधित है। तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं, हमें याद करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो लगता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद करना है तो बिहार का अगर हम देख रहे हैं, बिहार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें 3 चीज तो निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अंग की राजधानी चंपा, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली एवं मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, जबकि दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र किस शासक ने बिहार इसका मगध की राजधानी बनाया है, वह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस ढंग से हम लोग दोस्तों देखते हैं। उसके बाद एक बिहार का पहले आप याद कर लेंगे, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से कितना आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्षेत्र उत्तर प्रदेश से हो गया। तो 8 3 11 हमारा हो गया। एक हम विदेश मान लेते हैं, पाकिस्तान मान लेते हैं। कौन सा? तो गांधार तो आपको ऐसे याद रहेगा। गांधार की राजधानी कहाँ? तो गांधार की राजधानी हो गया हमारा तक्षशिला। तो यहाँ से हमारा एक बिल्कुल अलग हमने कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे एक पर रहा है हमारा मध्य प्रदेश से कौन सी? तो अवंती। तो अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैनी। ठीक है, इस ढंग से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 बिहार को देख लेंगे, उसके बाद 8 उत्तर प्रदेश को देख लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश को देखना है तो निश्चित रूप से आप लास्ट में ही देखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ से संख्या ज़्यादा है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से? तो बिहार से 3 देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक मध्य प्रदेश से देख लेते हैं, उसके बाद एक राजस्थान से देख लेते हैं, एक पाकिस्तान से देख लेते हैं, एक दक्षिण भारत से देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद टोटल 8 जो बचता है वह हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस ढंग से हमें याद हो जाएगा। अब बात आती है कि इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वह मगध महाजनपद था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद में मगध महाजनपद ही क्यों ज्यादा शक्तिशाली था, उसके भी कुछ कारण हैं। आप नीचे थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, और नहीं तो पुनः हम एक खाका खींच करके आपको बताएंगे। कहता है कि इन 16 महाजनपदों में अपने प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसने मगध महाजनपद को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ। उसका प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधन इसके पास अधिक था। अब प्राकृतिक संसाधन की बात हम करें तो वर्तमान बिहार की बात करें, उस समय जब हम लोग झारखंड हमारे अंदर में था, झारखंड बिहार से संबंधित था, तो यहाँ लोहा ज़्यादा मिलता था, जिसके कारण लोहा के उपकरण ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाने लगे थे। वह कृषि व्यवस्था में भी या कृषि में भी अधिकतर हमारी सहायता करता था, जिसके कारण यहाँ की धरती और ज़्यादा उपजाऊ हो गई। यहाँ की धरती पहले से उपजाऊ तो थी ही, लेकिन जब हम लोहा का उपयोग कर उसका अगर हम कहें कि कुछ इक्विपमेंट बनाकर जब हम उपयोग करने लगे तो और ज़्यादा यहाँ उत्पादन बढ़ गया।
उसके बाद यहाँ की भौगोलिक उपस्थिति। अब भौगोलिक उपस्थिति के बारे में मैं आपको कहूँ तो ये जो आपका मगध महाजनपद है यह उत्तरी बिहार में यह पड़ रहा है। यह देखेंगे कि गंगा के क्षेत्र पर यह पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आने जाने की भी सुविधा बेहतर थी। तो यह भी एक मगध महाजनपद को बेहतर और मजबूत बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद देखें कि इसकी एक राजधानी जो राजगृह है, जिसको हम राजगृह भी बोलते हैं, यह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिस पर शत्रु कभी भी वार नहीं कर पाते थे। लेकिन मगध के शासक जो थे वह दूसरे पर वार कर सकते थे, जिसके कारण इन्हें और मजबूती मिलने लगा था। उसके बाद मैं दोस्तों बताऊं तो यह क्षेत्र जो है सो जंगली, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र था जिसके कारण जंगली क्षेत्र था, और यहाँ पर हाथी अधिक मात्रा में पाए जाते थे, जिसके कारण वह हाथी सैन्य क्षमता को भी अधिक बढ़ाया, जिसके कारण इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों केवल प्राकृतिक संसाधनों एवं अनुकूल भौगोलिक उपस्थिति के कारण ही मगध महाजनपद सर्वाधिक मजबूत या शक्तिशाली महाजनपद नहीं था, बल्कि उसमें एक प्रमुख कारण इसके शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने मगध साम्राज्य को और मजबूत बनाया और विस्तृत किया। आइए हम उन शासकों के बारे में, उन राजवंशों के बारे में जानते हैं जिसने मगध महाजनपद को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एवं मजबूत बनाया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश में दोस्तों बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। ये 3 शासक हुए जिसने मगध साम्राज्य को और मजबूत बनाया। दूसरा शिशुनाग वंश। अब देखते हैं शिशुनाग वंश में शिशुनाग एवं कालाशोक 2 ऐसे शासक हुए जिसने मगध साम्राज्य को बढ़ाया या विस्तृत किया। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं नंद वंश के अंतर्गत महापद्म नंद एवं धनानंद, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी राजवंश है जिसने मगध साम्राज्य को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया, वह था मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। दोस्तों इन 4 राजवंशों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अगर हम महाजनपद की बात करें तो बनाने का जो श्रेय जाता है इन्हीं 4 राजवंशों को जाता है और इन शासकों को जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि किस ढंग से इन 4 राजवंशों ने मगध का उत्कर्ष किया, मगध को ऊंचाई तक ले गया, जो
अन्य के लिए खौफ भी था और ईर्ष्या का विषय भी था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह महाजनपद से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह आपको याद हो गया होगा या ध्यान में बैठ गया होगा, और आप जब किसी किताब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ से आपको एक सवाल कम से कम हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल उसी ढंग से याद करें। पहले बिहार का 3 याद कर लें, क्योंकि यह बीपीएससी आप 67 भी देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आप एक मध्य प्रदेश का याद करें, उसके बाद एक राजस्थान का याद करें, एक पाकिस्तान का याद करें, एक दक्षिण भारत का याद कर लें। यहाँ से 4 निकल गया, 4 3 7 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा एक हो गया, यहाँ ये 8 हमारा हो गया है यहाँ से उत्तर प्रदेश से, उसके बाद एक पाकिस्तान से हो गया। इस ढंग से हम 16 महाजनपद को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी बातें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो निश्चित रूप से आप हमारा एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करें। थैंक यू।